जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शिक्षक भर्ती यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की एग्ज़ाम डेट आप लोगों के सामने है। तो उसी को देखते हुए आज हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर बार बिहार टीचर की परीक्षाओं में आते रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। तो उन्हीं को देखते हुए आज हम इम्पोर्टेंट बिहार शिक्षक भर्ती के लिए 3.0 के लिए हम महत्वपूर्ण जीके लेके आए हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बिहार जीके सभी इस वीडियो में मिलेगा और सारे महत्वपूर्ण कंप्लीट क्वेश्चन हैं। अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी इन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4 है। याद रखेंगे कितनी है? 4 हैं। अच्छे से पढ़ेंगे इसको। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है? 4 संख्या है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बच्चों के पारस्परिक संबंध पुनः स्थापित करने के लिए शिक्षक को चाहिए। क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो शिक्षक को करना क्या चाहिए? चलिए देख लेते हैं। तो शिक्षक को करना चाहिए उनके सामाजिक भावनात्मक विकास का अध्ययन करें और उन्हें पारस्परिक संबंधों के लिए प्रेरित करें। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? उनके सामाजिक भावनात्मक विकास का अध्ययन करें और उन्हें पारस्परिक संबंधों के लिए प्रेरित करें। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश कोठारी आयोग द्वारा नहीं दी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश कोठारी आयोग द्वारा नहीं दी गई थी? तो वो कौन सी सिफारिश थी? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे 50% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। तो ये जो सिफारिश थी, ये कोठारी आयोग द्वारा नहीं दी गई थी। किसके द्वारा? काठौरी आयोग द्वारा ये नहीं दी गई थी। कौन सी? 50% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों यानी कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं उसमें परिवर्तित किया जाना चाहिए। तो ये कोठारी आयोग द्वारा ये सिफारिश नहीं की गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास को प्रभावित करने वाली आंतरिक कारकों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास को प्रभावित करने वाली आंतरिक कारकों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे भौतिक वातावरण जो है वो बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से एक नहीं है। ठीक है, भौतिक वातावरण। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार टीचर के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, यानी कि बिहार टीचर के एग्ज़ाम में। तो ज्ञान मीमांसा का अर्थ है क्या है? ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखें, ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन। क्या होता है? ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करना ज्ञान मीमांसा का अर्थ कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। बात करते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में वर्ष भी आपसे पूछ सकता है। तो किस वर्ष की थी? तो याद रखेंगे 1875 में। ठीक है, 10 अप्रैल कब की थी? 10 अप्रैल 1875 को जो है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। जगह का नाम पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे मुंबई। ठीक है, मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जब किसी एक भाषा के वाक्य में किसी दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी एक भाषा के वाक्य में
किसी दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? द्वैत। ठीक है, द्वैत भाषा, उसे क्या कहते हैं? द्वैत। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। इस सभी के सभी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में 100% इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ये सभी मिक्स क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिहार जीके सभी का कंप्लीट वीडियो है ये। ठीक है, एनसीईआरटी पे आधारित है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। रोज डेली मैं आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रोज डेली हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों तक पहुंचाता रहेगा। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस दर्शन ने कक्षाओं में निगरानी प्रणाली विकसित की है? किस दर्शन ने की है? तो याद रखेंगे, ना बौद्ध ने की है, ना जैन ने की है, ना वैदिक ने, इस्लामिक दर्शन ने। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। किस दर्शन ने कक्षाओं में निगरानी प्रणाली विकसित की है? तो निगरानी प्रणाली जो है वो इस्लाम दर्शन ने, यानी कि इस्लामिक दर्शन ने, ठीक है, इस्लामिक दर्शन ने ये विकसित की है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान है, क्या है एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान? तो चलिए देख लेते हैं सभी ऑप्शनों में। तो एक शिक्षक के लिए जो मूल्यवान है वो है दोस्तों, उसे शिक्षण में विश्वास है। ठीक है, शिक्षा में विश्वास, यानी कि शिक्षण में उसे विश्वास है, ये एक टीचर के सबसे मूल्यवान है। यानी कि कोई टीचर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। ठीक है, उसे अपनी शिक्षण में विश्वास है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है मानसिक स्वच्छता का अर्थ है, मानसिक स्वच्छता का अर्थ है, मानसिक स्वच्छता का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की जांच, मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए उपाय करना, मानसिक विकारों की रोकथाम। यानी कि ये तीनों ऑप्शन दोस्तों हमारे सही हैं, उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन में कौन सी बाधा है? भारत में सामाजिक परिवर्तन में कौन सी बाधा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जाति कक्षा। तो कौन सी बाधा है भारत में सामाजिक परिवर्तन में? कौन सी बाधा है? तो जाति भी है और कक्षा भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखेंगे, ये जो उपरोक्त सभी हैं ये सामाजिक परिवर्तन में बाधा हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता क्या नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता क्या नहीं है? चलिए जान लेते हैं, तो क्या नहीं है? याद रखेंगे दोस्तों, सेखी बखारना। ठीक है, संतुलित एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण विकास, वास्तविकता की स्वीकृति, नियमित जीवन, ये सभी क्या हैं? ये विशेषता हैं एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की। और सेखी बखारना, तो ये क्या है? ये एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखते ही आंसर इसका आप लोगों को पता चल रहा होगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ दोस्तों क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती में ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी बिहार के एग्ज़ाम हुए हैं शिक्षक के, उन सभी के ये सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप किसी भी तरह की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जितने भी प्रीवियस ईयर होते हैं उस एग्ज़ाम के, जितने भी एग्ज़ाम हुए रहते हैं प्रीवियस ईयर के, लगभग 50 से 60% जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं रोज डेली आप लोगों के लिए इस वीडियो में ऐसे ही वीडियो लेते आता रहूँगा और प्रैक्टिस सेट आप लोग इधर से हमारी वीडियो से लगा सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक शिक्षक ने समिति के प्रमुख को अध्यक्ष के बजाय अध्यक्ष के रूप में लेबन किया है। ये दर्शाता है कि शिक्षक, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शिक्षक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, क्या दर्शाता है? लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आप कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे? आप कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों को अवसर की समानता प्रदान करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को शैक्षिक विकल्पों में स्वतंत्रता देना, बिल्कुल सही है।
वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करना सही, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, याद रखेंगे। आप कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे, तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, प्रभावी शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो क्या है प्रभावी शिक्षा प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक? तो याद रखेंगे दोस्तों, शिक्षक छात्र संवाद, ठीक है, शिक्षक छात्र संवाद, यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच में एक अच्छा संवाद होना चाहिए, ठीक है, ये प्रभावी शिक्षक प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, कौन ऐसे व्यक्ति से व्यवहार की उम्मीद करेगा जो आपकी सही आलोचना करता है? कौन ऐसे व्यक्ति की व्यवहार की उम्मीद करेगा जो आपकी सही आलोचना करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक मित्र के रूप में, मूर्ख की तरह, आलोचक के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी कि ये सभी के सभी आंसर जो हैं वो गलत हैं, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, याद रखेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो हड़प्पा सभ्यता में इनमें से कौन सी, इन चारों ऑप्शनों में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो याद रखेंगे सोना, चांदी, तांबा, ये तीनों हड़प्पा सभ्यता में मिले थे, और जो लोहे का साक्ष्य वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा काल की उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता लगाया गया। हड़प्पा काल की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो याद रखेंगे धोलावीरा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। हड़प्पा काल की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धोलावीरा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा वासियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? मेलुहा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द निम्नलिखित में से किस एक से लिए गए हैं? यानी कि कहाँ से लिए गए हैं भारत के राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते? तो याद रखेंगे दोस्तों, मुंड, कहाँ से लिखे हैं? मुंडकोपनिषद, ठीक, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। क्या होगा? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध था। ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध था, तो वो क्या था? तो याद रखेंगे सोना चुराना, यानी कि ऋग्वेद काल में आप कोई भी चीज़ चुरा रहे हैं या कोई भी चीज़ लूट कर रहे हैं, कई बार लूट लिख के आ जाता है ऑप्शन में, लूटना या लूट करना, तो ये सब वहाँ पे आम अपराध था, ठीक, ऋग्वेद काल में आम अपराध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा वैदिक परीक्षण सर्वप्रथम धन उधार देने में संदर्भित करता है? कौन सा वैदिक परीक्षण सर्वप्रथम धन उधार देने को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, याद रखेंगे, शतपथ ब्राह्मण जो है वो सर्वप्रथम धन उधार देने को संदर्भित करता है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के बीच मूर्ति पूजा की प्रथा किसके उदय के साथ शुरू हुई? ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के बीच मूर्ति पूजा की प्रथा किसके उदय के साथ शुरू हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखेंगे भागवत, ठीक, ऑप्शन बी भागवत के द्वारा शुरू हुई थी। किसके द्वारा? भागवत आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य का सबसे महान बौद्ध टीकाकार कौन था? बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य का सबसे महान टीकाकार कौन था? तो याद रखेंगे कौन था टीकाकार? बुद्ध घोष। क्या था? बुद्ध घोष बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। क्या होगा? बुद्ध घोष,
ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्धघोष कौन थे? तो याद रखेंगे ये पाली साहित्य के, किसके? पाली यानी पाली भाषा के साहित्य के महान विद्वान थे। ठीक है, बुद्धघोष कौन थे? पाली साहित्य के महान विद्वान थे बुद्धघोष, जिन्हें सबसे महान बौद्ध टीकाकार कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन वारामिहिर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन वारामिहिर से संबंधित है? तो कौन है? ऑप्शन बी गोलापाड़ा। ठीक है, गोलापाड़ा जो है वारामिहिर से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए प्रयुक्त शब्द था। सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए प्रयुक्त शब्द था, यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो कौन सा था? तो याद रखेंगे मसाहत। मसाहत जो है सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए प्रयुक्त एक शब्द था। क्या था? मसाहत, याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के ब्रिटिश सेना के कमांडर सर ह्यू रोज ने किसे विद्रोहियों के सबसे बहादुर सैन्य नेता के रूप में संदर्भित किया था? तो किसे किया था? तो याद रखेंगे वो किया था रानी लक्ष्मीबाई को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। किसे किया था? रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने सबसे बहादुर सैन्य नेता के रूप में संदर्भित किया था। किसने? ब्रिटिश सेना के कमांडर सर ह्यू रोज ने। ठीक ने, किसने? ब्रिटिश कमांडर सर ह्यूज रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को सबसे बहादुर सैन्य नेता के रूप में संदर्भित किया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सा नहीं है मौलिक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सार्वजनिक चुनाव में वोट देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, सार्वजनिक चुनावों में वोट देने के लिए। ठीक है, ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के अधीन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के अधीन है, तो वो कौन सा सर्वेक्षण विभाग है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है संसद में शून्यकाल का समय है। संसद में शून्यकाल का जो समय है वो कौन सा है? शून्यकाल का समय संसद में कौन सा है? तो याद रखेंगे संसद में जो शून्यकाल का समय है वो है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। कौन सा है? दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक वो शून्यकाल का समय है। यहीं आपसे अगर पूछ ले प्रश्नकाल का समय कब होता है संसद में, तो ये होता है 11 बजे से प्रश्नकाल। ठीक है, 11 से 12 बजे तक, और 12 से 1 बजे ये शून्यकाल का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट मॉरिसन। किसने कहा था? हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी में संबंधित है? यानी कि उन्हें नियुक्त करने के लिए और बर्खास्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्त करने के लिए संबंधित है? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 75 में। आप लोगों को याद रखना है किस में है? अनुच्छेद 75 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी कानूनी प्रश्न पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकार राय लेने का अधिकार किसे है? तो किसे है? किसी भी कानूनी प्रश्न पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकार राय लेने का अधिकार किसको है? तो याद रखेंगे किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है, यह अधिकार किसको है?
भारत के राष्ट्रपति को है, याद रखना है आप लोगों को। किसको? भारत के राष्ट्रपति को है। अच्छे से नोट डाउन करना है इसको। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है? तो किसका है? तो याद रखेंगे कलकत्ता का है। ठीक है, कलकत्ता का है। किसका है? कलकत्ता का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप पर क्षेत्रीय क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय पर। ठीक है, याद रखें किस पे? कलकत्ता उच्च न्यायालय पर। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के माध्यम से किया जाना चाहिए? निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के माध्यम से किया जाना चाहिए? तो ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे अब्राहम मास्लो ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम मास्लो ने कहा था। ठीक है, किसने? अब्राहम मास्लो, याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। एक चीज़ और पॉइंट नोट डाउन करेंगे, यहीं आपसे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ ले कि राज्य में, ठीक है, राज्य में यानी कि राज्य की विधानसभा में अगर कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, केंद्र की बात हो रही है तो लोकसभा अध्यक्ष, और अगर राज्य की बात हो रही है तो विधानसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये 2 पॉइंट हैं, 2 अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों से मिल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे स्टेट के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो याद रखेंगे राज्य का पूछेगा तो विधानसभा अध्यक्ष करता है राज्य में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रोमोटेम यानी प्रोमोटेम स्पीकर क्या कार्य करता है? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या कार्य करता है? तो प्रोटेम स्पीकर होता क्या है दोस्तों? ये लोकसभा में जो सबसे सीनियर होता है। ठीक है, तो अगर उस समय लोकसभा अध्यक्ष कोई नहीं है, ठीक, तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है उस समय वो नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक, तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वह स्थल जिसने हड़प्पा व्यापार केंद्र की भूमिका निभाई थी, वह स्थल जिसने हड़प्पा व्यापार केंद्र की भूमिका निभाई थी, तो वो कौन सा स्थल है? तो याद रखेंगे लोथल। कौन सा स्थल है? लोथल, याद रखना है आपको। वह स्थल जिसने हड़प्पा व्यापार केंद्र की भूमिका निभाई थी, तो वो स्थल कौन सा है? लोथल, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, जिनको भी पता होगा। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ पर है? तो ये दोस्तों बिहार राज्य में है। कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। बिहार शिक्षक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो बिहार की आप किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, फिर जब ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई तो उन्होंने जब अपना प्रथम उपदेश दिया तो वो कहाँ पर दिया? तो ये दिया दोस्तों सारनाथ में। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी से 13 किलोमीटर है ये सारनाथ। वहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था जब बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी महात्मा बुद्ध को। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिखों के लिए किस गुरु का जन्म, सिखों के किस गुरु का जन्म बिहार के पटना में हुआ था? सिखों के किस गुरु का जन्म बिहार के पटना में हुआ था? तो याद रखें कौन से गुरु का हुआ था दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह जी का। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का हुआ था। ये कौन से गुरु थे सिखों के? तो ये 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। वर्ष की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में इनका
जन्म हुआ था पटना में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का पटना में। ये कौन से गुरु थे सिखों के? ये 10वें गुरु हैं। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ये भी गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, ठीक है, याद रखेंगे, जिनका जन्म पटना बिहार में हुआ था, ठीक है। तो ये थे दोस्तों टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार शिक्षक के लिए क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह हम रोज़ डेली आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक 3.0 के लिए रोज़ डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। पढ़ने में मजा आया हो तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।